हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, इस नए साल में एफआईआईज ने अब तक 35,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है, जो कि एक तरीके का रिकॉर्ड है और कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर उनके सेलिंग को रोक नहीं पा रहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर उन्हें किस बात का डर है, और ये जो डर है, जो सेलिंग है, क्या आने वाले दिनों में और बढ़ेगी? और क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि मार्केट इस वक्त एक टाइम बम पर बैठा हुआ है? जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आखिर वो टाइम बॉम्ब क्या है? फॉरगेट एवरीथिंग, बजट, इंडो यूएस डील, मदर ऑफ ऑल डील, ये सब भूल जाइए। इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज मार्केट के लिए है वो है ये चार्ट। इस चार्ट को गौर से देखिए और आने वाले दिनों में यही हमारे मार्केट्स का जो आउटकम है उसको डिसाइड करेगा। ये जापान का 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड है और अब देखिए कि किस तरीके से उनके यील्ड में हमें राइज देखने को मिला है। तो यहां पर अगर आप देखिए तो करीब करीब 0% के आसपास यील्ड हुआ करती थी और वो बढ़ते बढ़ते अब करीब 2.289% के आसपास हो गया है। अब इसका जो इम्पैक्ट है वर्ल्ड मार्केट्स में होता है हम जानते हैं, और वो है जापानीज येन कैरी ट्रेड, यानी कि आपको 0% इंटरेस्ट पे पैसे मिल रहे हैं, आप उस पैसे को निकाल कर दुनिया भर में लगा रहे हैं और इंडियन मार्केट्स में भी लगाया है और लगा रहे थे। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगे बहुत तेजी से, शार्पली, तो अब उन्हें पैसा निकाल के वापस वहां पर देना पड़ेगा। उन्हें मार्जिन कॉल्स आ रहे हैं और जो वर्ल्ड के दूसरे मार्केट्स हैं और हमारे मार्केट्स हैं उसमें डिफरेंस क्या है अगर हम इसके बारे में बात करें तो वर्ल्ड के मार्केट्स में कम से कम ग्रोथ स्टोरी है। वहाँ स्टॉक्स एक साल में डबल हो रहे हैं, ट्रिपल हो रहे हैं, ऐसी स्टोरीज वहाँ पर मौजूद है। तो उन्हें अगर 2% ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है कि आपके यहाँ पे ग्रोथ स्टोरीज नहीं है, आपके स्टॉक्स रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं, करेंसी वीक हो रही है, तो यहाँ पर उनको भारी नुकसान हो रहा है और इसलिए पैनिक में वो बेच रहे हैं। और आज मैं आपको डेटा के साथ दिखाऊंगा कि सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स में ही हो रहा है और क्यों आने वाले दिनों में इसका और भी बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है आइए थोड़ा समझते हैं। तो जब उनको वहाँ पर मार्जिन कॉल्स आ रहे हैं, उन्हें वहाँ पर हायर इंटरेस्ट रेट्स पर उन्हें जो है पैसा चुकाना पड़ रहा है, तो यहाँ पर वो सेलिंग कर रहे हैं। और ये सेलिंग कहाँ कर रहे हैं? एफआईआईज की उन स्टॉक्स में कर रहे हैं जहाँ पर वो जल्दी जल्दी सेलिंग कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पर लिक्विडिटी मौजूद है। तो लार्ज कैप, फाइनेंशियल्स यानी कि बैंक्स और एफएमसीजी, इन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा सेलिंग वो कर रहे हैं। मत भूलिए कि किस तरीके से आईटी के शेयर पे हमें फॉल देखने को मिला था और एचडीएफसी में भी लगातार फॉल देखने को मिल रहा है, रिलायंस में भी देखने को मिल रहा है और इसका इम्पैक्ट हमारी करेंसी पर भी मिल रहा है। आईएनआर हम जानते हैं लगातार डेप्रिशिएट हो रहा है। सो आईएनआर डेप्रिसिएशन रिस्क इफ यूएसडी जेपीआई स्ट्रेंथेंस, तो ये ऑलरेडी इसके कॉस्ट पर हमारी करेंसी वीक हो रही। करेंट स्टेटस, डोमेस्टिक फंडामेंटल्स होल्ड। तो फंडामेंटल्स में तो कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई है, जो 2 क्वार्टर पहले थे लगभग वही सिचुएशन है, थोड़ा बहुत हम इंप्रूवमेंट भी कह सकते हैं। बट ये जो जापानीज मार्केट में जो ये बॉन्ड मार्केट में मेल्ट डाउन हो रहा है, इसकी वजह से हमारे मार्केट पर शार्प करेक्शन देखने को मिल रहा है। और ध्यान रहे कि दुनिया भर के इक्विटी मार्केट पर तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा जितना हमारे मार्केट्स पर पड़ रहा है, लेकिन बॉन्ड मार्केट में दहशत मची हुई है दुनिया भर में। और दुनिया भर के जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं इसको लेकर कॉज बता रहे हैं। तो आगे हम समझेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या इसमें नया है। तो इस पे अगर करेंसी की बात करें तो द येन स्क्वीज, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, दे सेल इंडियन एसेट्स एंड दे आर फोर्स्ड टू बाय जापानीज येन टू रिपे। तो वहाँ से लोन लिया, अब वहाँ रेट बढ़ गया तो यहाँ सेल करके पैसे जल्दी जल्दी चुका रहे हैं, क्योंकि ये ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, कॉजिंग येन टू एप्रिशिएट 3.6% वर्सेस द रूपी।
तो ये डायरेक्ट कोरिलेशन आपको दिखेगा कि क्यों येन के अगेंस्ट में भी हमारा रुपया गिर रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सिर्फ डॉलर के अगेंस्ट में गिर रहा है, येन के अगेंस्ट में भी गिर रहा है। सो 3.6% वर्सेस द रूपी इन जस्ट लास्ट 3 वीक्स। तो लास्ट 3 वीक्स में आप देखिए इतनी गिरावट हो गई। तो ये क्लियर का डायरेक्ट कोरिलेशन है बिटवीन जो जापानीज यील्ड्स एंड हमारे मार्केट पर एफआईआई की सेलिंग। अब डीआईआई का ने तो जापान से पैसा लिया नहीं है, तो उसे कोई जल्दीबाजी नहीं है, उसने रिटेल से पैसा लिया है। रिटेल जब रिडम्पशन करेगा तो उसे देने पड़ेंगे, लेकिन एफआईआईज ने वहां से पैसा उठाकर लगाया है और उसकी कीमत वो चुका रहे। डबल वैमी, इंडियन कंपनीज विद येन डिनोमिनेटेड डेट, यानी कि जो कंपनीज होती हैं वो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग करती हैं, यानी कि फॉरेन मार्केट्स में जाकर पैसा उठाती हैं, क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम है। वहाँ 1% 2% है, यहाँ पे 5% 6% 8% है। तो वहाँ से जो पैसा उठाया विच अकाउंट्स फॉर 5.8% ऑफ ईसीबी, जितना भी हमारी कंपनीज ने बाहर से पैसा उठाया उसका 5.8% जापान से हुआ। आर सीइंग देयर रिपेमेंट कॉस्ट एक्सप्लोड ड्यू टू येन्स सडन स्ट्रेंथ। तो एक तरफ तो इक्विटी मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ रहा है और साथ में जिन्होंने वहां से लोन लिया उस पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है और बॉन्ड मार्केट पर तो इम्पैक्ट पड़ ही रहा है। अब यहां पर अगर हम आउटलुक की बात करें तो इंडियन मार्केट्स रिमेन फोकस्ड ऑन डोमेस्टिक फंडामेंटल्स। अभी हम बजट ट्रेड डील इसकी बात करें, बट अ मेल्टडाउन इन जेजीबी कुड ट्रिगर अ शार्प temporary correction in the Nifty and Sensex due to these global interconnected flows। तो ये जो आने वाले दिनों में अगर ये इसी तरीके से बढ़ता है तो फिर हमारे मार्केट में भारी गिरावट हो सकती है। तो प्रश्न ये उठता है कि व्हाट हैज चेंज्ड। अभी रीसेंट टाइम्स पर क्या ऐसा हुआ कि बॉन्ड यील्ड्स जापान के जबरदस्त तरीके से बढ़ने लगे। आइए इसको समझते हैं। तो अब एक तो वहां पर जो वहाँ की लेडी प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने वहाँ पर 135 बिलियन डॉलर्स का यूएस डॉलर्स का स्टिमुलस दिया है और साथ में उन्होंने ये कह दिया कि भाई 2 साल तक फूड के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। जापान में खाना बहुत सस्ता है, इंडिया से भी सस्ता है। पिछले 15-20 सालों से वहाँ कीमतें नहीं बढ़ी हैं। कम से कम वो अच्छा खाना सस्ते में खा तो रहे हैं कंपेयर टू इंडिया। तो उन्होंने बोला कि भाई खाने का दाम नहीं बढ़ेगा, स्टिमुलस भी दे दिया। तो सरकार ज़्यादा खर्चा कर रही है वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी पॉलिसीज़ के अनुसार। तो इसकी वजह से वहाँ के बॉन्ड मार्केट में डर फैल गया कि अगर सरकार इतना खर्चा करेगी तो सरकार कहीं बैंकरप्ट ना हो जाए। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहे हैं, नेगेटिव भी पड़ रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से बॉन्ड मार्केट थोड़ा चिंता में है, क्योंकि वहाँ पर जो उनका कर्जा है वो 250% बढ़ गया है उनके जो जीडीपी का। लेकिन बेशक उनके कर्जे बढ़े हैं, लेकिन कम से कम वो अपने देश के सिटीजन्स को अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छा खाना दे रहे हैं, अनलाइक सम अदर कंट्री। तो बॉन्ड मार्केट वहाँ पर ज़्यादा प्रीमियम्स कमांड कर रहा है और काफ़ी डिकेड्स के बाद हमें जापान में ऐसा देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर रेट्स को भी बढ़ाया गया है, 30 ईयर्स के हाई पर ले जाया गया है। और साथ में जो वहाँ पे बॉन्ड्स को खरीद कर यील्ड को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, वो अब बंद होगा। तो क्या होता है, जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है। वहाँ का अगर सेंट्रल बैंक बॉन्ड खरीदेगा तो प्राइस बढ़ेगा बॉन्ड का, यानी कि यील्ड घटेगा। तो उन्होंने बाइंग को थोड़ा कम करना शुरू कर दिया है और ये भी एक कारण है कि यील्ड्स बढ़ रहे हैं। साथ में जो फ्रेश ट्रिगर वहाँ पर आ गया है वो ये कि उनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी, लेडी प्राइम मिनिस्टर थी, जो स्टिमुलस वगैरह दिया और ग्रोथ जापान में बढ़ाने की कोशिश की, उनकी सरकार अब खतरे में पड़ गई है। तो उन्होंने मिड टर्म इलेक्शन अनाउंस कर दिया है। स्नैप इलेक्शंस कॉल्ड फॉर February 8, 2026। अब ये दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। इस दिन हमें पता चलेगा कि मार्केट में क्या होता है, ये बॉन्ड यील्ड्स और बढ़ेंगे या पॉलिसीज़ को रिवर्स करके वापस 0% इंटरेस्ट पर ले जाया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इस वक्त
एक टाइम बॉम्ब की तरह काम कर रहा है और इससे पहले एफआईआईज हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो इंडियन मार्केट से निकालेंगे, क्योंकि 8th के बाद क्या होगा हमें नहीं पता। अब हमारे इंडियन मार्केट्स पे तो इसका इंपैक्ट पड़ रहा है, वर्ल्ड मार्केट पर भी देखिए पड़ रहा है। अगर आप देखिए तो कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग का जो इंपैक्ट है वो है फोर्स सेलिंग इन यूएस टेक स्टॉक्स। अगर आप इस वक्त देखेंगे तो यूएस के जो मैक्स 7 स्टॉक्स हैं, इवन एनवीडिया भी पिछले कई हफ्तों से थोड़ा प्रेशर में, बहुत ज़्यादा फॉल नहीं हुआ है लेकिन वो राइज भी नहीं हो रहा है। कंपेयर टू जो दूसरे एआई के स्टॉक्स हैं वो चढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें मामूली प्रेशर देखने को मिल रहा है क्योंकि वहाँ पर सेलिंग हो रही है। साथ में जापानीज इंश्योरर्स पेंशंस होल्ड 3 ट्रिलियन इन फॉरेन बॉन्ड्स और वो भी जो है उस बॉन्ड पे सेल ऑफ करें, शिफ्टिंग टू 3 to 4% जापानीज बॉन्ड्स। तो वो बोल रहे हैं कि यार हमें अपने देश में इतना इंटरेस्ट मिल रहा है तो हम उस बॉन्ड को क्यों खरीदें, तो उन बॉन्ड को सेलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ के यील्ड पर उथल पुथल हो रही है। तो किस तरीके से जापान ने पूरी दुनिया में एक दहशत मचा दी है और ख़ास करके बॉन्ड मार्केट के लोग पैनिक में हैं, और इक्विटी मार्केट की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जो यूएस टेक स्टॉक्स है मैक्स 7, उस पर हाई इम्पैक्ट है। प्राइमरी कैरी ट्रेड टारगेट वैल्यूएशन सेंसिटिव टू डिस्काउंट रेट। यूरोपियन बॉन्ड्स, यूरोप के कई मिनिस्टर्स उस पर कमेंट भी कर चुके हैं और इसकी वजह से भी वहाँ पर हाई रिस्क है। एमर्जिंग मार्केट्स में मॉडरेट है। फर्स्ट टू फेस लिक्विडिटी विड्रॉल इन रिस्क ऑफ मूव्स। और इंडियन इक्विटीज में भी जो इम्पैक्ट है वो एफआईआईज का है, बाकी जगह पर उतना इम्पैक्ट नहीं है। और ऑलरेडी एफआईआई सेल मोड में है पिछले कई सालों से, तो थैंकफुली उतनी ज़्यादा उनकी पोजीशंस नहीं है, नहीं तो ये सिचुएशन और भी खराब होती है। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ और डिटेल्स को पे भी नजर डालते हैं कि क्या हो रहा है। तो ग्लोबल फंड्स अगर आप देखिए, दे बोरोड चीप येन लोन्स व्हेन जापान्स रेट्स फॉर 1%, इन्वेस्टिंग इन इंडिया फॉर हायर रिटर्न्स। तो हम जानते हैं एक टाइम पर इंडिया वॉज द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स, एफआईआईज की बाइंग भी आ रही थी, तो उस वक्त उन्होंने पैसे लगाए। जापान स्टैंडर्ड बॉन्ड यील्ड जंप टू 2.26, येन लोन्स बिकम एक्सपेंसिव, फोर्स्ड टू सेल इंडियन स्टॉक्स। मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया। और येन भी लगातार स्ट्रेंथन हो रहा है, 155 से 140 हो गया। तो जो जिन्होंने भी शॉर्ट किया था येन को, वो भी अब बाइंग करके पोजीशंस को कवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये और भी वहाँ पर हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। अब इसका इन सब का इम्पैक्ट क्या है, तो एफआईआई आउटफ्लो हम जानते हैं कि करीब 35,000 करोड़ के करीब हो गया है। आज का डेटा अभी तक नहीं आया है, तो मोस्ट लाइकली आज भी सेल होगी। और निफ्टी 50 में हम देखें तो सीधा इसका इम्पैक्ट है कि 4.1% डाउन रहा। यूएसडी आईएनआर रिकॉर्ड लेवल पर 91.66 हो गया। और विक्स ये भी उसी फियर को दर्शा रहा है, और इसीलिए जो है आप देख रहे हैं कि विक्स हर दिन लगभग पिछले कई दिनों से बढ़ रहा है। और आप देखिए कि हम करीब करीब 9.5% से बढ़कर हम 14.19% पर आ गए हैं। अब हमें किस चीज़ पर ध्यान रखना है, आने वाले दिनों पे इसके बॉन्ड यील्ड पर नज़र बनाए रखिए, और अगर ये 2.5% को पार कर जाता है तो हमें मार्केट में बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। इसलिए ये ट्रेड डील और बजट, इन सब से ध्यान हटाकर जापान में क्या हो रहा है इस पर नजर बनाए रखें और उनके बॉन्ड यील्ड पर नजर बनाए रखें। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए, और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टी बैगर साबित हुए।
तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड आरए, आई कैन टेल यू, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब आइए दोस्तों आज के मार्केट की तरफ चलते हैं और डेटा में देखते हैं कि वहां से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो आज अगर मार्केट में देखें, जबरदस्त उतार चढ़ाव हमें देखने को मिली। खुलते ही मार्केट नीचे गया, फिर 2-3 बार शार्प मूव्स हमें देखने को मिले। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक बड़ी पार्टी, मोस्ट लाइकली एफआईआईज ने सेलिंग की है शार्प, और दूसरी पार्टी प्रोबेबली डीआईआईज ने बाइंग की है, तभी हमें ऐसे वायलेंट मूव्स देखने को मिलते हैं। तो आज अगर देखिए तो निफ्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और 126 पॉइंट्स अप रहा, एडवांस डिक्लाइन भी अच्छा रहा, और जो मेजर गेनर्स थे वो 5 स्टॉक्स रहे, जिसमें अदानी एंटरप्राइज के स्टॉक्स में रिकवरी देखने को मिली, 5% अप था, और एक्सिस बैंक ने भी अच्छा किया। और यहाँ पे अगर लूजर्स को देखें, यहाँ पर बड़े लूजर्स में, तो एमएनएम ने काफ़ी नेगेटिव परफॉर्म किया। बैंक्स ने भी शानदार, एक्चुअली पूरी रिकवरी ही बैंक्स की वजह से आई, क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स ने भी अच्छा किया, और ख़ास करके एक्सिस बैंक में बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिली। तो ये जो बैंक में टॉप गेनर रहा वो एक्सिस बैंक रहा। एफआईआईज की सेलिंग में कोई मेजर चेंज नहीं है, वही ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, लगातार वो सेल कर रहे हैं। सेक्टर वाइज भी अगर आप देखें तो मेटल्स, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था कि 2026 में मेटल का साल रहेगा, इसमें और भी रैली हमें देखने को मिलेगी, और पीएसयू बैंक में एक बार फिर हमें रैली देखने को मिल रही है, इस एंटिसिपेशन में कि शायद बजट में कुछ पॉजिटिव हो जाए। और बाकी अगर हम देखें तो ऑटो, एफएमसीजी, ये सारे नेगेटिव ही रिटर्न दे रहे हैं। तो 50-50 में कहूँगा, आधे सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं, आधे सेक्टर्स थोड़े रेड में। सेंटिमेंट ट्रैकर की बात करें तो अभी जब लास्ट हमने आपके साथ शेयर किया था तो थोड़ा वो बुलिश, मॉडरेटली बुलिश टेरिटरी में निफ्टी चला गया था। आज बेशक मार्केट ग्रीन में हुए हैं, लेकिन थोड़ा वहाँ पर हमें बुलिशनेस में वीकनेस देखने को मिली है। और बैंक निफ्टी में भी हमें वही सिचुएशन देखने को मिल रहा है कि ये भी न्यूट्रल पे है, ये भी न्यूट्रल पे है। बैंक निफ्टी पिछले कई दिनों से बेरिश, उसमें बेरिशनेस ज़्यादा देखने को मिल रही थी, वहाँ भी हल्की रिकवरी हुई है। तो आज के हिसाब से सेंटिमेंट को अगर आप देखें तो दोनों न्यूट्रल जोन पर हैं, क्योंकि मार्केट वेट कर रहा है कि क्या यहाँ से एक रिकवरी होगी। अब आइए आज का मार्केट का डेटा देख लेते हैं, वहाँ पर हमें क्या दिख रहा है। तो 25,000 के लेवल को हम फाइनली हमने सस्टेन कर लिया, हमने रोक लिया। 2 बार पिछले दिनों में हमने कोशिश किया, 25,000 को निफ्टी ने ब्रेक किया, लेकिन 24,950 के आसपास से हमें रिकवरी देखने को मिली। तो एक छोटा मोटा सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। आज 25,175 पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी और 126 पॉइंट्स का गेन दिया। अब अगर कॉल आईवी, पुट आईवी में देखें तो वंस अगेन हमें राइज देखने को मिला है, विच इज़ नॉट नेचुरल। विक्स में भी आप देखिए राइज मिला है। तो मार्केट ग्रीन में रहा, वोलेटिलिटी में बढ़त, यानी कि सिस्टम में फियर घुसता हुआ दिख रहा है। पुट कॉल रेशियो हमें राइज देखने को मिला, 0.7 से 0.9 हो गया। अब अगर करंट मंथ, यानी कि अब तो फरवरी का करंट मंथ हो गया और मार्च का नेक्स्ट मंथ हो गया, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर राइज देखने को मिला है। तो कल के दिन 61,000 था, आज बढ़ के 71 हुआ है। तो राइज इन ओआई। और प्रीमियम्स की अगर हम बात करें तो प्रीमियम में भी ह्यूज राइज हुआ है, 158 से 251, तो राइज हुआ है। ओके। और टर्नओवर में जबरदस्त उछाल, 1,46,000 करोड़ का टर्नओवर हमें देखने को मिला है। तो क्या ये स्टॉक डंपिंग थी, क्या ये एक्सपायरी से रिलेटेड मूव था, अभी आज कहना मुश्किल है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी मोटा मोटा ठीक ही रहा,
लेकिन जो स्कैरी पार्ट है वो है FIA की इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो आज का डेटा अगर मैं देखूं तो ये कैसा दिख रहा है, तो डेटा में थोड़े पॉजिटिव इंडिकेशंस दिख रहे हैं, लेकिन मैं आज के डेटा पर भरोसा नहीं करूंगा क्योंकि ये एक्सपायरी का डेटा है और इसमें आज जो कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो रहे हैं उसका भी डेटा है, तो इसलिए मैं इससे कुछ खास इन्फ्रेंस नहीं निकालूंगा। अच्छा है, आज मार्केट ग्रीन पर क्लोज हुआ है, डेटा पॉजिटिव है, लेकिन मैं चाहूँगा कि कल जब नई सीरीज ऐड होगी तो वो मुझे रिपीट होता हुआ दिखे। तो आज के इस डेटा के बेसिस पर मैं कोई डिसीजन लेने वाला नहीं हूँ। अब चार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी में आज ह्यूज वॉल्यूम हमें देखने को मिला और जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि जो जापान जो येन कैरी ट्रेड का जो प्रॉब्लम चल रहा है बॉन्ड यील्ड का, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा सेलिंग इंडेक्स में ही हो रही है पिछले कई दिनों से। तो क्या ये सेलिंग थी? मोस्ट लाइकली यस, क्योंकि इतने टर्नओवर पर, इतने वॉल्यूम पर यहाँ पर हमें अच्छी मूव देखने को मिलनी चाहिए। अब यहाँ से हमें करना क्या है दोस्तों? अगर पिछले वीडियो को आपने देखा है तो हमने आपके साथ शेयर किया था कि एक रिकवरी के चांसेस हमें देखने को मिल रहे हैं और ये कोई EU डील या बजट की वजह से नहीं है, ये प्योर टेक्निकल बाउंस अभी तक हमें लग रहा है। और टेक्निकल बाउंस के लिए हमने आपके साथ एक लेवल शेयर किया था कि 25,300, जब तक ये लेवल पार नहीं करता है हमें बुलिश की तरफ देखना ही नहीं है। और वैसे भी हमें जब तक जापान के इलेक्शंस कंप्लीट नहीं हो जाते हमें बड़ी पोजीशंस बनाने से अवॉइड करना चाहिए। रीजंस मैंने आपके साथ शेयर किया। अब यहाँ से क्या हो सकता है, तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि मोस्ट लाइकली यहाँ पे थोड़ा टाइम वो स्पेंड करेगा। हो सकता है बजट में कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट हो या जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा पॉजिटिवली रिएक्ट कर जाए, लेकिन यहाँ पर मार्केट के आने के अच्छे चांसेस हैं। तो फिलहाल आज के लिए हम कोई पोजीशंस की बात नहीं करेंगे। इस वक्त ना तो शॉर्ट जाने का टाइम है ना लॉन्ग जाने का टाइम है, और कल जब नई सीरीज शुरू होगी और हम देखना चाहेंगे कि क्या मार्केट यहाँ से एक बुलिश टर्न ले रहा है और फिर हम पोजीशंस लेने की बात करेंगे। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।